हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय और आज है 3 दिसंबर और हमेशा की तरह हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन लेके आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमारा जो एजेंडा है वो है कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक। ये क्या है? ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन है। ये एडिटोरियल सेक्शन का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, यानी एक साथ इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं और ये एडिटोरियल जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे कवर किया जाएगा। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से EOS-06 सैटेलाइट। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में काम करना है। हम यहाँ पे EOS-06 सैटेलाइट और इसके टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ थर्ड होगा अहोम किंग सुकाफा। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अहोम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेशली असम के पास्ट के बारे में, असम की हिस्ट्री के बारे में, असम के इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर के बारे में बहुत से आर्टिकल्स लगातार आ रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर हम असम फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाइजैक, विशाखापत्तनम के कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका जियो हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। हम जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद से दिव्य कला मेला जो दिव्यांगजन से रिलेटेड है। ये कुछ 6 आर्टिकल्स हमने आज के लिए चूज किए हैं जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे कवर करने जा रहे हैं। सो गेट सेट रेडी फॉर टुडेज टॉपिक। A4 शीट, अपना एटलस और मल्टी कलर पेन्स लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मेरे एडिटोरियल एनालिसिस में, मेरे न्यूज़ एनालिसिस में आइए पूरी प्रेपरेशन के साथ। चलिए आज के बाबा जी के ज्ञान में हम आपको लेके चलते हैं। बाबा जी का ज्ञान ये है कि ये रहा आपका कंफर्ट जोन, जहां की आप बहुत सेफ और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आप फील करते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। इसके बाद से आता है आपका फियर जोन, उसके बाद से आता है आपका लर्निंग जोन और उसके बाद से आता है आपका ग्रोथ जोन। नाउ कंफर्ट जोन में हम सब रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। जब हम फियर जोन की बात करें तो हमें सबसे बड़ा डर लगता है कि अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे। उसके अलावा हम हर बात की बहानेबाजी करते जाते हैं, फाइंड एक्सक्यूजेस। उसके अलावा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है। यानी बाबा सलमान खान का अगर एडवर्टीजमेंट आपको याद हो, डर के आगे जीत है, तो आप किसी भी चीज को करने में डरते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, बहाने करते हैं और ये सोचने में ज्यादा समय लगाते हैं कि अगर लोगों अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे। लर्निंग जोन की अगर हम बात बोलें तो डील विथ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। आप चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डील करते हैं, तब आप सीखते हैं, आप नए स्किल्स को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, इंडियन पॉलिटी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट अगेन आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को छोड़ दें। एक्सटेंड द कंफर्ट जोन, ठीक है। और इस तरीके से जब आप इन स्किल्स को सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते करते आपका कंफर्ट लेवल उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ता चला जाता है और ये आपको डराता नहीं है। ग्रोथ जोन की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना पर्पस पता चल जाता है। पर्पस मतलब आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, आप इंडियन पुलिस सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वाई विल यू वेक अप एट 4 AM, वाई विल यू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, आप अच्छा खाना क्यों खाएंगे। वाई विल यू स्पीक इन द राइट मैनर, क्योंकि आपको अपना पर्पस पता है। उसके अलावा ये ग्रोथ जोन में ये भी होगा, यू विल बी एबल टू लिव योर ड्रीम्स। आज के साल 2 साल के बाद से आप उस यूनिफॉर्म को पहन पाएंगे जिसको आपने हमेशा पहनने का सपना देखा था। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, लिविंग योर ड्रीम्स, सेट न्यू गोल्स। आप अपने नए गोल्स को हमेशा लेके आगे बढ़ते रहेंगे एंड रियलाइज एस्पिरेशन। टीम, आपको देखने में लगेगा कि ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, सर तो भाषण दे रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि हमारे 100 में से 98% बच्चों को अपना पता नहीं होता, पर्पस ही पता नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है। आप इसके लिए मुझे नेगेटिव कमेंट्स करें या पॉजिटिव कमेंट्स करें, बट 98% बच्चों को अपना पर्पस पता नहीं होता और इसके चलते उनका 1 साल का यूपीएससी प्रिपरेशन 5 साल के पंचवर्षीय योजना में बदल जाता है और फिर कहते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत टफ है या यूपीएससी जो है बहुत ही ब्रूट है अपने बिहेवियर में। लर्न दिस डायग्राम, हमेशा अपने फियर को तोड़िए, डर के आगे जीत है। हमेशा लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह मत कीजिए, लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उसके बाद से अपने चैलेंजेस को डील कीजिए और आगे बढ़िए, अपने सपनों की उड़ान भरिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए।
साल 2 साल बाद जब आप कभी मेरा नाम लेंगे या मुझे दिखेगा कि मेरे क्लास का एक स्टूडेंट आईएएस बन चुका है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए, अब ज्ञान बहुत हो चुका। कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक टीम, ये कीवर्ड याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं प्रीलिम्स के लेवल पे। अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। पिछली बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे ऐसा लगता है 6 से 8 क्वेश्चन हो सकता है इस बार फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाए। द क्रेडिट गोज टू यूक्रेन रशिया वॉर। उसके अलावा इंडो पैसिफिक में जिस तरीके की हलचल हो रही है, ताइवान और साउथ चाइना सी के एरिया में, नॉर्थ कोरियन जापान के एरिया में जिस तरीके का हलचल मच रहा है, तो मैपिंग इज गोइंग टू हैव अ बिगर वेटेज इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। नाउ कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक, ये राजीव भाटिया ने लिखा है जो कि हमारे गेटवे हाउस के फेलो हैं और उसके अलावा एम्बेसडर रह चुके हैं। ही वाज एन आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। ही सेड इंडियाज फॉर्मर एम्बेसडर टू म्यांमार has suggested integrating Northeast India's issue into the Indo-Pacific strategies. Now, अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से आजादी के बाद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात बोले तो ये अलग थलग पड़ा हुआ था। जिस तरीके से देश का बंटवारा हुआ था आजादी के समय में, उसमें बहुत सी चीजों को हमने इग्नोर किया और कई दशकों तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो था दे फेल्ट आइसोलेटेड। डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, इंसर्जेंसी के और कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज हमेशा आगे बढ़ते रहे। बट नाउ पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, पिछले 2 दशकों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत ही तवज्जो दिया गया है। सो कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक के बारे में हम बात करेंगे। नाउ नीड टू इंटीग्रेट, इस पूरे आर्टिकल का जो पिलर है वो क्या है? डोमेस्टिक चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कल्चरल डिप्लोमेसी, ब्रॉड व्यू ऑफ इंडो पैसिफिक, थिंक एंड रिलेट ईस्ट। अभी हमने क्या कहा है? अभी हमने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बारे में बात किया है। टीम, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बारे में हमने बात किया है। ठीक है, एक्ट ईस्ट के बारे में हमने हमेशा से बात किया है। टीम, एक सजेशन मैं आपको दूंगा, जब भी ऐसा कोई कीवर्ड आ जाए तो इसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आपको ज्यादा कहानी लिखने का मौका नहीं मिलता। टू द पॉइंट आपका अप्रोच देखा जाता है। इसमें एग्जामिनर सबसे पहले देखता है कि आपने अपने एग्जामिनेशन में अपने आंसर शीट में क्या क्या हेडिंग लिखे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल टॉक अबाउट लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, लेकिन जब आप लिखेंगे थिंक एंड रिलेट ईस्ट, ये बहुत ही अच्छा सा इंप्रेशन देगा। उसके अलावा लोकल नीड्स, तो ये हमारे 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल बटा हुआ है। पहला है डोमेस्टिक चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, प्रॉब्लम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, कल्चरल डिप्लोमेसी। उसके अलावा इंडो पैसिफिक को हम बड़े दायरे में लेके समझते हैं, टर्मिनोलॉजी से बाहर निकल के हम बात करते हैं बड़े लेवल पे। थिंक एंड रिलेट ईस्ट और लोकल नीड्स। चलिए, ये हमारा जरा इंडो पैसिफिक रीजन को देख लीजिए। अगर आप देखेंगे इंडो और पैसिफिक रीजन कनेक्टेड कैसे हैं, तो मेनली ये माना जाता है यहाँ पे अगर इंडिया को, अगर आपको यहाँ से जाना हो तो इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये आपका इंडो पैसिफिक का ज्योग्राफिकल रीजन है। ये हुआ आपका पैसिफिक ओशियन और ये हुआ इंडियन ओशियन। तो किसी भी चीज को अगर समझना हो, चाहे वो एडिटोरियल ही क्यों ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कीवर्ड्स को मैपिंग करके देखो। ये रहा आपका इंडो पैसिफिक रीजन जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से कनेक्ट होता है अगर आपको इंडो पैसिफिक रीजन में जाना हो। हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। Now look at this entire region, ये इसका इंटीग्रेशन पॉइंट है। This entire region is known as Indian Ocean region और ये रहा आपका पैसिफिक रीजन। टीम, अगर देखा जाए तो इको और इन्वायरमेंट के पर्पज से भी ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से दिस एंटायर एरिया विल कम इनटू पिक्चर अगेन एंड अगेन। ये पूरा का पूरा एरिया पिक्चर में आता रहेगा, भी चाहे वो G20 समिट हो या नेक्स्ट G20 समिट हो या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम हो। दिस एंटायर एरिया विल कम इनटू पिक्चर अगेन एंड अगेन। तो इसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। लैटिट्यूड याद करो, लॉन्जिट्यूड याद करो, कंट्रीज का लोकेशन याद करो, इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में याद कीजिए, इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में याद कीजिए, ज्योग्राफिकल इंसिडेंसेस के बारे में याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। नाउ इंडो पैसिफिक रीजन का मैं एक छोटा सा डेटा आपको दे देता हूं ताकि इस पर्टिकुलर रीजन से जो भी क्वेश्चंस आए उसमें आप डेटा फर्निश करें। एटलीस्ट 38 कंट्रीज इसका मेंबर है। वर्ल्ड का 44% सर्फेस अक्वायर करते हैं, 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 62% वर्ल्ड की जीडीपी को रन करते हैं, 46% इंडिया का वर्ल्ड का मर्चेंडाइज ट्रेड है, 55% कंटेनर ट्रेड है और 70% शिप बॉर्न एनर्जी ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी
एनर्जी ट्रांसपोर्ट का मतलब यह है कि 70% वर्ल्ड का जो ऑयल है वो यहां से ट्रांसपोर्ट होता हुआ शिप स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से होता हुआ इन सारे रीजन में ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए कहा गया है 70% शिप बॉर्न एनर्जी ट्रांसपोर्ट इस एरिया से होके जाता है। टीम, ये डेटा याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। नाउ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च्ड, ये पीआईबी के न्यूज में था। इसमें इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, दार इस्लाम, जापान, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट, थाईलैंड एंड वियतनाम, इन सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। टीम, नोट कीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये स्टेटमेंट आया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? पर्पस ये है a commitment to a free, open, fair and inclusive, interconnected, resilient, secure and prosperous Indo-Pacific region that has a potential to achieve sustainable and inclusive economic growth. टीम, हमेशा कीवर्ड्स को याद रखिएगा, sustainable and inclusive economic growth, इसको as it is ले लीजिएगा। आप अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको आप इंफॉर्मेशन के तौर पे, स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इसको एज इट इज लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एज इट इज लिख दो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? A commitment to a free, fair, and inclusive, interconnected, resilient, secure, prosperous Indo-Pacific region that has potential to achieve sustainable and inclusive economic growth. नाउ कनेक्टिंग इंडियाज, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मुझे लगता है कि आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया होगा। नाउ व्हाट इज इंडो पैसिफिक का पर्पस क्या है? इंडो पैसिफिक इज एन इंटरकनेक्टेड स्पेस है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको कनेक्ट करता है, जो मैंने अभी इमेज में दिखाया है। अगर देखा जाए इसका एरिया देखें तो ये ईस्टर्न शोर्स ऑफ अफ्रीका से लेके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंचता है, अल्बेट with variation in definitions depending on each actor and their own geographic positioning the vast expanse. टीम, अगर इंडो पैसिफिक का डेफिनेशन है तो ये हर कंट्री इंडो पैसिफिक का अलग अलग डेफिनेशन देगा। ये डिपेंड करेगा कि वो उनका रोल क्या है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है वो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट हो सकता है कि उनके लिए इंडो पैसिफिक का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात बोलें या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात बोलें तो हर किसी का क्या है, ठीक है, इट इज डिबेट, इट्स एक्सपेंस इज डिबेटेड, यानी इसका जो क्लियर कट जोग्राफिकल एरिया है वो डिबेटेबल है। हर कंट्री अपने जोग्राफिकल पोजीशन और हर कंट्री अपने रोल के अकॉर्डिंग इंडो पैसिफिक के इंपॉर्टेंस को बताएगा। नाउ एक चीज सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे एरिया में क्रूशियल सी रूट्स हैं जो कि मोस्ट पॉपुलस नेशंस हैं, हाई एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। इसलिए इंडो पैसिफिक इज एडजस्ट टू बी द सेंटर ऑफ ग्लोब इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। टीम, नोट कीजिएगा, ये पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस के सेंटर स्टेज पे आ गया है इंडो पैसिफिक रीजन, मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये डेटा इस बात को सब्सटेंशिएट करता है कि इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेशनल अफेयर में। एक बार और देख लीजिए, ये हमने लिया है ये पूरा का पूरा एरिया। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा, ये क्या है, ये गोल जो आप देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में ये पूरा एरिया आ रहा है। ये वो एरिया है जहां से वर्ल्ड का मैसिव लेवल पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। गल्फ कंट्री से एनर्जी ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं, और इंडियन ओशन रीजन और ये स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से होता हुआ ये पैसिफिक रीजन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इस इंटरनेशनल ट्रेड में इस एरिया में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम्स आई हैं चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज के चलते। उसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इंट्रूजन भी देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। सिग्निफिकेंस क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया, इंडियाज राइजिंग रोल, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो राइजिंग रोल है वो देखिए। इंडो यूएस रिलेशन, पिछले कुछ दिनों में इंडिया यूएस रिलेशंस में स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो सेंटर बन चुका है, एंड ये इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हमने यूएस के साथ हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किया था, उसके अलावा बहुत से अग्रीमेंट हम साइन करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए वी नीड एन अलाइनमेंट, और इनफैक्ट हमें री अलाइनमेंट की जरूरत है। पहले नॉन अलाइनमेंट का मुद्दा था और आज री अलाइनमेंट इंडिया को करना पड़ रहा है, कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अमंग कंट्रीज। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, उसके अलावा टू कंटेन द अग्रेसिव एंड असर्टिवनेस एंड प्रेजेंस ऑफ चाइना इंडियन ओशन रीजन में, जो इंडिया का असर्टिवनेस और जो अग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इंडिया ने एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी रोल अपने ऊपर ले लिया है।
ठीक है। इंडियन ओशन रीजन में जो भी स्मॉल नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने लिया है। उसके अलावा टू कॉम्बैट मैरीटाइम चैलेंजेस, इन सब चीज़ों के लिए इंडो पैसिफिक रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज के लिए। इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है इंडो पैसिफिक रीजन का। नाउ ग्रुपिंग रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक रीजन, बदलते हुए समय में जिस तरीके से चाइनीज पॉलिसीज और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ताइवान खतरे पे है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इन चीज़ों को देखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सी ग्रुपिंग्स बन रही हैं। जैसे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसको ईस्ट एशिया समिट के दौरान 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या है? इंश्योर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये एक ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है जिसका पर्पस यह है कि कंट्रीज वर्क टुगेदर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस के लिए काम करें। इंडियन ओशन रीजन की सारी कंट्री, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये एक ओपन टीम प्रीलिम्स में ऐसा ही स्टेटमेंट आपको दे देगा, ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव। आईपीओ का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि 7 पिलर्स को इंश्योर करना है: मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी, रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस टेक्नोलॉजी और एकेडमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना, ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ये 7 पिलर्स को नोट कर लीजिएगा। दीज आर 7 पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। नाउ अगर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात देखें तो इन 7 पिलर्स को अगर हम देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है? कैन वी से कि ये ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है? और क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सारे पिलर्स को इंश्योर करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्रमोट करेंगे? देखते हैं एक बार, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लाइवलीहुड, जॉब्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। ब्लू इकोनॉमी में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, टूरिज्म के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेके, फिशरीज रिसोर्सेज को लेके, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को लेके और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, यानी ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना। तो क्या हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को हम ब्लू इकोनॉमी, इन 7 पिलर से, ब्लू इकोनॉमी से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, आप मुझे बताएंगे कौन सा गोल इसमें इंटीग्रेट होगा। मेरा पर्पस यह है कि एक साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट दूं क्योंकि ये एडिटोरियल बहुत अच्छा है। नाउ कनेक्टिंग इंडियाज, उसके अलावा जो दूसरी ग्रुपिंग हमारे सामने आई है क्वाड है, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें 4 नेशन है: यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री एंड ओपन प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। टीम, जो चीजें आपको नोट करनी है वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। इस ग्रुप का सबसे पहले मीटिंग हुआ 2007 में अंडर आसियान नेशंस के सानिध्य में। आसियान मीटिंग के दौरान 2007 में सबसे पहले इन कंट्रीज का मीटिंग हुआ। It is considered an alliance of maritime democracies. Forum is maintained by meetings, semi-regular summits, information exchange and military drills of all the member countries. उसके बाद से क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहला मतलब, क्वाड मतलब होता है 4 और लिटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स बने हो, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग कहते हैं। क्योंकि एक तरफ इसमें इंडिया है, एक तरफ इसमें इंडिया है, दूसरी तरफ यूएसए है, तीसरी तरफ जापान है और चौथी तरफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। दैट्स वाई ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। अगर ये 3 कंट्रीज होती तो ये होता ट्राइलेटरल डायलॉग। आगे इंडो यूएस पैसिफिक स्ट्रेटजी को देखेंगे। यहां पे यूएस का ये क्वाड ग्रुपिंग है, ये क्वाड ग्रुपिंग ब्लू कलर से दिखा रहा है जिसमें 4 कंट्रीज हैं। दूसरी तरफ आपका यहां पे जो रेड कलर डॉट डॉट में है और ये है, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा लिया। उसके अलावा चाइना ने पूरे मैसिव लेवल पे इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। कहने को तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे आपका श्रीलंका में आपको दिखेगा हम्बनटोटा पोर्ट, लेकिन चाइना ने इन सारे एरियाज में क्या किया है? चाइना ने इन सारे एरियाज में डुअल पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में मिलिट्री बेस के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं। अब चाइना की इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और इसको कंटेन करने के लिए चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज को हमने क्या किया? हमने इंडो यूएस पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाया। आगे चलते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसमें सारा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। ये क्या है? ये यूएस लेड फ्रेमवर्क है फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कि वो अपने रिलेशनशिप को सॉलिडिफाइड करें और एंगेज करें अपने आप को इकोनॉमिक ऑन ट्रेड मैटर्स में जो इस रीजन्स में पॉसिबल हैं और कंसर्न है।
उसके अलावा रिजिलियंट सप्लाई चेन को भी बनाना सबसे बड़ा मुद्दा है। रिजिलियंट सप्लाई चेन, ये बार बार आ रहा है, मैंने अपने प्रीलिम्स क्वेश्चंस में भी, अपने लेक्चर में भी आपको समझाया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ये सारा डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है। नाउ सप्लाई चेन को देख लीजिएगा। नाउ कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट विद पैसिफिक, ईयू स्ट्रैटेजी फॉर कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक, यूरोपियन यूनियन की क्या स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक में? अभी तक हमने क्या बात किया? हमने बात किया यूएस के बारे में, जापान के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया के बारे में। अब इंडो पैसिफिक रीजन में अगर यूनाइटेड किंगडम आना चाहता है, या ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से क्या इनिशिएटिव है? यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सॉलिडिफाई एंड डिफेंड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, promoting inclusiveness और effective multilateral cooperation based on shared values and principles। उसके अलावा म्यूचुअली सपोर्टिव ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस इस रीजन में स्टैब्लिश करना है, ये पर्पस है ईयू का स्ट्रैटेजी फॉर कॉपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन। आगे क्या होने वाला है? अब इस पूरे एरिया को अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो वे फॉरवर्ड है क्या है? इंडिया शुड फोकस ऑन लिंक बिटवीन इंडो चाइना बॉर्डर एरिया एंड ईस्ट चाइना सी, जो कि लगातार चर्चा में है। Focus on establishing connectivity in the region based on respect for sovereignty, territorial integrity, consultation, good governance, transparency, viability and sustainability। उसके अलावा हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की अगर बात बोले, इंडिया ईस्ट की बात बोले, तो सबसे पहली बात यह है कि एक इंफ्रा डेफिसिट है। इन सारे एरियाज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। अगर इंडो पैसिफिक को बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करना है तो सबसे पहले हमें इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा, ताकि हम कम टाइम में मोर एंड लार्जर वॉरशिप और प्लेन्स को जो है हम डिप्लॉय कर सके अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो। उसके अलावा हम एक मैरीटाइम अलायंस लाइक क्वाड की तरफ भी चाहिए, जो कि हमारे इंटरेस्ट को साउथ चाइना सी में हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके विदाउट प्रोवोकिंग चाइना। तो ये रहा आपका आर्टिकल। जो क्वेश्चन किस तरीके के आने हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन इन इंडिया, इलैबोरेट वेज थ्रू विच इंडिया कैन इनेबल रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन। प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैंने आपको सारा मटेरियल दिया हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होगी आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट या मैंने जो पढ़ा उसको समराइज करके अगर आप मुझे दे देंगे तो कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। EOS 06 satellite, Prime Minister share a breathtaking image from recently launched EOS 06 satellite। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या ऐड किया है? These advancements in the world of space technology will help in better prediction of cyclones and promote the coastal economy। टीम नोट कीजिएगा, साइक्लोन्स यानी वेदर प्रिडिक्शन और प्रमोट कोस्टल इकोनॉमी। कोस्टल इकोनॉमी को तब प्रमोट करेंगे जब हम कोस्टल इकोनॉमी को हम सिक्योर कर पाएंगे, किससे? साइक्लोन से और आने वाले डिजास्टर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसका यूटिलिटी क्या है। ये कुछ इमेजेस हमने शेयर किए हैं, ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, इस पूरे इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ये सैटेलाइट यहाँ अहमदाबाद दिख रहा है, भुज दिख रहा है, बहुत ही कॉन्क्रीट पिक्चर्स दिए गए हैं। अब इस वेदर सैटेलाइट, अर्ली वार्निंग सैटेलाइट का हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? क्या इस सैटेलाइट का यूज हम कोस्टल कम्युनिटीज को सिक्योर करने में कर सकते हैं? क्या हम इस पूरे टेक्नोलॉजी को, इस सैटेलाइट की मदद से हम डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजास्टर को मिनिमाइज कर सकते, डिजास्टर के इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या साइक्लोन या आसपास के एरियाज में जो भी साइक्लोन और डिजास्टर एक्टिविटीज हो रही है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं? हमेशा टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट को देखिए। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये लॉन्च कर देने, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है एक बार देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें मदद करेगा? क्या हमें ये ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने में मदद करेगा? यानी ओशन टेम्परेचर के बारे में, फिशरीज रिसोर्सेज के बारे में, ओशियंस में जो इंट्रूजन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज का उसके बारे में। क्या ये हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? क्या इस सैटेलाइट की मदद से हम इंडियन ओशन रीजन में हम अपनी एक नजर रख पाएंगे? विल बी एबल टू कीप एन आई ऑन ऑल द एक्टिविटीज जो इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है, स्पेशली चाइना के द्वारा इंट्रूजन हो रहा है, क्या हम इसमें कर सकते हैं? उसके अलावा आगे चलते हैं, क्या ये लाइफ बिलो वाटर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करेगा? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशंस, सीज एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ना EOS सैटेलाइट्स के बारे में बेसिक डेटा टीम मैंने क्या किया है, मैंने आपको बेसिक्स हर जगह ऐड किए हैं, हर जगह बेसिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए EOS सैटेलाइट 3rd जनरेशन सैटेलाइट है ओशन सेट सीरीज में।
ठीक है। ओशन सेट 2 हमने पहले भी लॉन्च किया था। ये EOS-06 सैटेलाइट है विद इनहेंस्ड पेलोड एंड कैपेबिलिटी। इसमें इंपॉर्टेंट पेलोड है जिसको आपको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझिए ओशन कलर मॉनिटर, ओशन का जो कलर है, वाटर का कलर है, वो चेंज होता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चलते। सी सरफेस टेम्परेचर को भी मॉनिटर करेगा। कू बैंड स्कैटरोमीटर और आर्गोस, ये इसके 4 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं जो ओशन के कलर, ओशन के वाटर, ओशन के टेम्परेचर, ओशन में आने वाले अलग अलग चेंजेस की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन सेट 2 जो हमने लॉन्च किया था, इसको सितंबर 2009 में लॉन्च किया था, जिसमें पर्पस क्या था? प्रोवाइड कवर ग्लोबल ओशन और प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ ओशन कलर डेटा, ग्लोबल विंड वेक्टर, कैरेक्टराइजेशन ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर, यानी पूरे इन्वायरमेंट में वर्ल्ड से रिलेटेड जो डेटा था, ग्लोबल ओशन से था, उससे रिलेटेड डेटा पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओशन को आप अच्छे से मॉनिटर करें। मिशन रिजल्टेड इन मेनी रिसर्च कोलैबोरेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली, जैसे ग्लोबल क्लोरोफिल डिस्ट्रीब्यूशन, KD490 डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन कलर इमेजेस एंड ऑयल स्पिलेज। यानी कि ये सैटेलाइट के थ्रू हमने वर्ल्ड के ओशंस को मॉनिटर किया, ओशंस वाटर को मॉनिटर किया, ठीक है, ओशन के टेम्परेचर को मॉनिटर किया। उसके अलावा अगर कहीं ऑयल स्पिल डिजास्टर हो रहा है तो उसको हमने मॉनिटर किया, और इस तरीके से हमने वर्ल्ड में इस सैटेलाइट का यूज किया प्रॉस्पेरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इस पर्सपेक्टिव से ये EOS-06 सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया इसको। तो ये आर्टिकल जो है, इसका एप्लीकेशन पार्ट हमेशा आप देखेंगे, व्हाट विल यू सी? इट्स एप्लीकेशन पार्ट, इट्स एप्लीकेशन पार्ट आप ध्यान से देखेंगे एंड नथिंग एल्स। आगे चलते हैं। आप हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, अहोम किंग सुकाफा। Delhi celebrate Assam Day as eminent scholar light up the role of Ahom King Sukapha, the great unifier. टीम अगर देखा जाए तो असम नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री जो है मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से हमेशा डिटैच रही है। इंडिया को हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या इंडिया को जब हम कहते हैं कि इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर सही मायनों में इंडिया को अगर मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन बनाया है और उसको समझना है तो आप नॉर्थ ईस्ट जाके देखो। अगर मैं बताऊं आपको कि मैं गुवाहाटी में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सालों तक रहा हूं, तो मैंने जितनी डाइवर्सिटी वहां पे देखी है शायद उतनी डाइवर्सिटी मैंने और कहीं नहीं देखी। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के एफर्ट्स के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आप ज़रा ध्यान से पढ़िए और वहाँ की हिस्ट्री को पढ़िए। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है टीम, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है पूरा का पूरा आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, और उसके अलावा इको और इन्वायरमेंट के तौर पे तो ये एरिया हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा था और रहेगा। डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से भी अभी आपने असम फ्लड देखा होगा, तो टीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो साइस्मिक जोन 5 में आता है। तो डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से भी मैंने क्या बोला, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़िए, आईआर के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, इको एंड एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में आता है। तो अब चलते हैं, हमने आपका फाउंडेशन क्लियर कर लिया। हम बात करेंगे अहोम किंग सुकाफा द ग्रेट यूनिफायर। ये अहोम किंगडम का जो है इंसाइनिया है, ये है अहोम किंगडम का इंसाइनिया। जरा ध्यान से देखिएगा, अहोम किंगडम इंसाइनिया एक बार जरा देखेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया है जिसको अहोम किंगडम ने रूल किया। कितने सालों तक? 600 सालों तक, 600 सालों तक रूल किया। बट मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली अहोम किंगडम के बारे में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। एक बार इस पूरे एरिया को देख लेंगे, ये नागा हिल्स हैं और ये अहोम डोमिनेशन है। 1200 से 2800 का जो टाइम इसमें दिया हुआ है, 1200 से लेके 1520 तक का टाइम इस इमेज में दिखाया गया है। पूरा का पूरा एरिया रिप्रेजेंट करता है अहोम किंगडम को। नाउ अबाउट सुकाफा और सिउकाफा फर्स्ट अहोम किंग थे मेडिवल असम में, जो इसके फाउंडर थे और आर्किटेक्ट थे मॉडर्न असम नहीं, आर्किटेक्ट ऑफ असम मेडिवल इंडिया में। अ प्रिंस ऑफ सूत्सू टाइगर क्लैन ऑफ माओ शान सब ट्राइब, जो कि ओरिजिनली आज के माओ मोंग माओ यूनान प्रोविंस चाइना से बिलोंग करता है।
ठीक है, ये एक प्रिंस हुआ करते थे टाइगर क्लैन के, जो कि ओरिजिनली आज के मोंग माओ यूनान प्रोविंस से रिलेट करता है। ओम किंगडम की अगर बात बोलें तो 1228 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 600 साल तक इन्होंने रूल किया और इस रीजन में डीप इंपैक्ट लेफ्ट किया। टीम नोट कीजिए, 1228 से लेके और 600 सालों तक 1300, 1400, 1500, 1600, 12, 6, 18 यानी 1800 तक, 1828 तक इन्होंने रूल किया। बट क्या आपको पता है, आपको सिर्फ इतना पता है, मुगल्स केम इनटू 1526, बाबर आया था एंड 1707 औरंगजेब डाइड। बट अगर देखा जाए तो यहाँ 300 सालों के रूल, 300 सालों की हिस्ट्री के अलावा हमारे पास एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किंगडम डेवलप होता है जो 600 सालों तक रूल करता है। बट मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं कही गई, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो हियर द किंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग असम्स वेरियस एथनिक ग्रुप्स बाय ट्रीटिंग देम एज इक्वल्स एंड एनकरेजिंग इंटर ट्राइबल मैरिज। सोचिए टीम, 600 सालों की हिस्ट्री में पहले क्या है, द किंग बहुत से एथनिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो डाइवर्सिटी है वो चैलेंज भी है एंड अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वहां पे एक ऐसा किंगडम होता है जो हर किसी को इक्वल ट्रीट करता है और इंटर ट्राइबल मैरिजेस को प्रमोट भी करता है। उसके अलावा इन रेफरेंस टू हिज पोजीशन इन असम्स हिस्ट्री, ऑनरिफिक चाओलुंग इज जनरली एसोसिएटेड विद हिज नेम। सो सुकापा जी के नाम के सामने हमने ऑनरिफिक यानी आदर से हमने एक टाइटल जोड़ा है चाओलुंग। इसका मतलब क्या होता है? चाओलुंग का मतलब ये है लॉर्ड, चाओ का मतलब है लॉर्ड एंड लुंग का मतलब है ग्रेट, यानी ग्रेट लॉर्ड, ग्रेट किंग। ये बहुत बड़ा ऑनरिफिक है, किसके लिए? अहोम किंग चाओलुंग सुकापा को ऑनरिफिक दिया गया है, जिन्होंने अहोम किंगडम को 1228 में स्टैब्लिश किया। असम डे के बारे में बात करते हैं। असम दिवस को, अहोम दिवस इसको पढ़ेंगे। अहोम दिवस को दिसंबर 2 को हमने स्टैब्लिश किया। It's a regional public holiday of Indian state of Assam that takes place annually, commemorates arrival of the founder और पहले किंग जो थे अहोम किंगडम। ये वो दिन था दिसंबर 2 जिसमें अहोम किंग सुकापा का एंट्री होता है और अहोम किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अहोम दिवस इज ऑल्सो नोन बाय सेवरल अदर नेम, असम डे, सुकापा डे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एक आर्टिकल भी असम से रिलेटेड है। असम सेलिब्रेट्स बराक बांग्ला रिलेशनशिप। असम सिलचर टाउन इज होस्टिंग द 2 days सिलचर सिलहट फेस्टिवल, जो कि इंडिया के 75वें साल के उपलक्ष्य में के साथ कोइंसाइड करता है। उसके अलावा 50वां साल है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक साथ हमारे पास दो चीजें मनाई जा रही हैं असम फेस्टिवल के दौरान। इंडिया का यह 75वां साल है जिसको हम अमृत काल के नाम से जान रहे हैं, अमृत काल के नाम से जान रहे हैं, यानी कि अगला 25 साल यानी 75 से लेके 100 सालों तक इंडिया का जो टाइम है उसको अमृत काल के नाम से मनाया जा रहा है। इसी तरफ से देखा जाए तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को कंप्लीट हुए यानी बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल हो चुके हैं। इन दोनों चीजों को हम कैसे मना रहे हैं? असम फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग बराक बांग्ला रिलेशनशिप। बराक नदी के बारे में समझिए और बांग्लादेश के बारे में समझिए। अगर मैं बोलूं आपको इंडिया के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इंडिया ज्योग्राफी की अगर हम बात बोलें तो आपको 3 रिवर सिस्टम के बारे में मेनली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? इंडस रिवर सिस्टम, गैंजेस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। टीम ब्रह्मपुत्रा में यहां पे आपको बराक रिवर दिख रहा होगा। टीम यहां पे बराक रिवर दिख रहा होगा, सूरमा रिवर दिख रहा होगा, सुबानसिरी रिवर दिख रहा होगा, लोहित रिवर दिख रहा होगा, यहां पे टिस्टा रिवर है। अगर देखा जाए मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बच्चों को इंडस वैली, इंडस रिवर के बारे में पता होता है, गैंजेस के बारे में पता होता है, बट ब्रह्मपुत्रा और इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, ये स्पेशली लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज और राइट साइड ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत कम पता होता है। इस मैप के थ्रू आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ की कौन कौन सी हैं। और जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो क्वेश्चन बराक रिवर के ओरिजिन से आ सकता है। टीम बराक रिवर के ओरिजिन से आ सकता है। टिस्टा रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और रिवर है जो लगातार चर्चा में आया हुआ है, जो द हिंदू का आर्टिकल भी था। टीम यहां पे देखेंगे कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर इस एरिया में देखिए, इससे रिलेटेड द हिंदू का आर्टिकल था। और व्हाई इज कुशियारा रिवर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल को मैं आज कवर नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं नज करना चाहता था, आपको थोड़ा सा पुश करना चाहता था ताकि आप किसी भी आर्टिकल को अपनी आंखें खोल के समझें। ये क्या है? ये नॉलेज है।
ये क्या है, ये नॉलेज है, और मैं चाहता हूं आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखें। टीम, आप इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखें। नॉलेज पार्ट सबके पास है, एप्लीकेशन पार्ट आपने मैपिंग क्लियर कर लिया। कुशियारा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुशियारा रिवर ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अब आ जाते हैं असम फेस्टिवल में। ये फर्स्ट फेस्टिवल है दैट सेलिब्रेट लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज बराक वैली रीजन ऑफ असम और सिलहट सेगमेंट ऑफ बांग्लादेश। यानी ये असम बांग्लादेश की बात बोलें तो ये दोनों एरियाज में, ठीक है, ये है बराक रिवर, बराक एरिया हो गया असम का, और ये हो गया सिलहट एरिया ऑफ बांग्लादेश। अगर आप चाहें तो इंडो बंगाल पार्टीशन की हिस्ट्री भी आप क्लियर कर सकते हैं। बंगाल पार्टीशन की हिस्ट्री भी अगर आप चाहें तो लॉर्ड कर्जन के बारे में, 1905 बंगाल पार्टीशन के बारे में और क्यों पार्टीशन किया गया था इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फेस्टिवल का पर्पस क्या है? ये फेस्टिवल कॉमन थ्रेड यानी कॉमनैलिटी निकालने की कोशिश कर रहा है इंडिया बांग्लादेश में, स्पेशली सिलहट वेरिएंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज एंड सिलहटी कल्चर। ये क्या है? एक कल्चरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ कल्चरल की बात की जा रही है। ये इंडियन फाउंडेशन इसको स्टैब्लिश किया है, ऑर्गेनाइज किया है। इसमें क्या होने वाला है? ट्राइबल कल्चर, क्विजीन, आर्ट्स, क्राफ्ट एंड लोकल प्रोड्यूस, एंटरटेनमेंट एंड उसके अलावा एमिनेंट पर्सन, दोनों तरफ के जो एमिनेंट पर्सन है उनको बुलाया गया डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन के लिए ऑन म्यूचुअल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। टीम, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। पड़ोसी के साथ लड़ना बहुत आसान है, इलीगल माइग्रेशन इज अ बिग इशू, बट एट द सेम टाइम इस तरीके के छोटे छोटे फेस्टिवल से हम हार्मनी एंड ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं इन सारे एरियाज में। उसके अलावा पर्पस क्या है? रिविजिटिंग कॉमन वैल्यूज और शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द ट्विन सिटीज एंड देयर पीपल सेपरेटेड बाय इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसीलिए मैंने बोला आपको कि 1905 इंडिया पाकिस्तान जो बंगाल पार्टीशन हुआ था इसका हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा कि किस तरीके से पहले बंगाल पार्टीशन में बांटा गया, उसके बाद से ईस्ट पाकिस्तान में ये बटा, और उसके बाद से बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बना। यानी कि बांग्लादेश के बहुत से कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन जो है जो हमसे आज भी मैच करते हैं क्योंकि वो हमारे ही देश का हिस्सा था। इससे होगा क्या कि आपको पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी और असम फेस्टिवल जो है उसका न्यू अपडेट हो जाएगा। और उसके अलावा और भी बहुत से फेस्टिवल्स हम मनाते हैं असम में। बिहू है, बैशाखू है, आली आई लिगांग है, बाइखो है, रोंकर है, राजनी गाबरा, हारनी गाबरा, ठीक है, बोहागियो बिशु है, अम्बुबाशी मेला है और हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब चलते हैं कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाइजैग। विशाखापत्तनम में कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स पाए गए हैं। रिसेंटली देयर वर कॉल्स फ्रॉम जियोलॉजिस्ट टू प्रोटेक्ट एर्रामाटी साइट ऑफ वाइजैग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एर्रामाटी साइट ये क्या है? एक माउंड है, एक टीला है, रेड सैंड्स का, लाल बलुई मिट्टी जो होती है उसका एक टीला है आपके विशाखापत्तनम में। और इसको जियोलॉजिस्ट जो हैं जो कई दिनों से, कई सालों से डिमांड कर रहे हैं इसके स्टडी के लिए, इसके प्रिजर्वेशन के लिए। अब समझते हैं इसको, पहले इमेज के थ्रू समझते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले अभी राम सेतु का ट्रेलर देखा होगा। राम सेतु मूवी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। राम सेतु के बारे में अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पिटीशन फाइल किया था कि राम सेतु को कुछ सालों पहले जियो हेरिटेज का टैग दिया जाए, जियो हेरिटेज साइट्स का टैग दिया जाए, ठीक है। जियो हेरिटेज साइट्स का ये सुप्रीम कोर्ट में आया था मामला। और ये मैं आपको बस रिकॉल कराना चाहता हूं कि राम सेतु के अलावा कितने जियो हेरिटेज साइट्स हैं और जियो हेरिटेज साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या ये कल्चर से रिलेटेड है, क्या ये जियोलॉजी से रिलेटेड है। टीम, राम सेतु का ट्रेलर आप देखिएगा, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट देखिए, पेस्ट किया मैंने। उसके अलावा पिटिशन के बारे में बताया। ये है वो क्या है? एर्रामाटी टीला है रेड सैंड ड्यून्स का, जो आपको विशाखापत्तनम में देखने को मिलेगा। अब जियो हेरिटेज के बारे में पढ़ते हैं। ये एक जेनेरिक बट डिस्क्रिप्टिव टर्म है जिसका पर्पस ये होता है, ये वो साइट्स हैं या वो एरियाज हैं जियोलॉजिकल फीचर्स के साथ जो कि सिग्निफिकेंट हैं साइंटिफिक पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, कल्चरल पर्पस से और एस्थेटिक वैल्यूज। यानी ये जियो हेरिटेज हैं, ये हमारी धरोहर हैं। किस पर्सपेक्टिव से? साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से और एस्थेटिक वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से। ये विकिपीडिया का डेफिनेशन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसी भी साइट्स को अगर डिक्लेयर करना होगा जियो हेरिटेज साइट्स, तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। उसके अलावा
द टर्म जियोलॉजिकल हेरिटेज का पर्पस क्या है? ये नेचुरल जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिसमें एस्थेटिक, इंट्रिंसिक और साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यूज हैं। किसी भी साइट को हम जियो हेरिटेज साइट्स के तौर पे हम नहीं कह सकते। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो सर्टिफिकेशन है, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अगर देखा जाए तो अभी तक विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं जो कि 41 कंट्रीज में है। इंडिया इज येट टू हैव वन ऑफ इट्स ओन। ये लिया मैंने। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमने सीपी राजेंद्रन का एक आर्टिकल बहुत पुराना था, प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लेबोरेटरीज, और यहाँ पे नेचुरल लेबोरेटरीज की बात बोलते हैं तो हम जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में बातें कर रहे हैं, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के बारे में। तो ये बहुत पुराना आर्टिकल था। कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाइजैक, ये वन ऑफ द साइट्स, ये विशाखापत्तनम में एक साइट्स हैं जो जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जिनको हम एरामाटी डिबालू के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं और इसको जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2014 के अकॉर्डिंग। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको अंडर लिस्ट किया है प्रोटेक्टेड साइट इन 2016। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि साइट को देखने से आपको ग्लेशियल पीरियड और वार्म पीरियड दोनों के बारे में आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप, एक कहावत है कि खंडहर बताते हैं कि इमारतें बुलंद थीं, खंडहर बताते हैं कि इमारतें बुलंद थी, यानी कि इस रेड सैंड ड्यून्स को देख के आपको यह पता चलेगा कि इतने पुराने हैं कि आइस एज ग्लेशियल पीरियड के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं और क्या क्या बदलाव हुए ग्लेशियल पीरियड से लेके वार्म पीरियड तक। अगर देखा जाए एज पर एडवाइजर्स टू द जियो हेरिटेज सेल ऑफ इंटैक, इंटैक का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये साइट जो है लगभग 18,500 से 20,000 साल पुराना है और ये लास्ट ग्लेशियल पीरियड से रिलेट हो सकता है। ग्लेशियल पीरियड जब चारों तरफ बर्फबारी थी, क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ था। तो ये देखिए मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ आइस एज कॉन्टिनेंटल एंड सी, यानी कि चारों तरफ बर्फ फैला हुआ था। लेकिन आज जो है वो बर्फ का ये जो एरिया देखेंगे ये पिघल रहा है। आर्कटिक ओशन में भी जो है ये ओशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। ओशन जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। इस पूरे के पूरे सैंड ड्यून्स को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये हम दोनों ग्लेशियल पीरियड और वार्म पीरियड दोनों की स्टडी कर सकते हैं। एरामाटी क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इस तरीके का डिपॉजिट जो है रेयर है और सिर्फ 3 प्लेसेस पे, ट्रॉपिकल रीजन में सिर्फ 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा। टेरी सैंड्स तमिलनाडु में, इरामाटी डिबालू विशाखापत्तनम में, और उसके अलावा एक साइट है श्रीलंका में। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इक्वेटोरियल रीजन और टेम्परेट रीजन में बहुत से साइंटिफिक रीजन के चलते इनको पाया नहीं जाता है। ये देख लीजिए, ये आपका इरामाटी डिबालू है। उसके अलावा ये श्रीलंका का वो एरिया है जहां रेड सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। अकेला ऐसा एरिया है जहां आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे श्रीलंका में। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? इसको 1984 में स्टैब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली में। इसका पर्पस क्या है? टू स्प्रेड हेरिटेज अवेयरनेस और कंजर्वेशन इन इंडिया। इसके अलावा इंटैक को आज के डेट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पिछले 31 सालों में अगर देखा जाए तो इन्होंने कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, इंडियन हेरिटेज को, नेचुरल हेरिटेज को बहुत ही अच्छे लेवल पे कंजर्व किया है, प्रिजर्व किया है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट में। लास्ट आर्टिकल है दिव्य कला मेला 2022, यूनिक फेयर फॉर प्रमोटिंग क्राफ्ट्समैन एंड प्रोडक्ट्स फॉर मोर देन 100 दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स टीम। दिव्यांग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस आर्ट क्राफ्ट्समैन का क्रचेस है, बैसाखी है। उसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पे G20 का भी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। उसके अलावा वोकल फॉर लोकल का हो रहा है, स्वावलंबन के बारे में, यानी हम आर्टिशियंस को हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। और ये चल रहा है क्या? आजादी का अमृत महोत्सव टीम, जो भी मैंने आपको अच्छा। उसके अलावा इस तरीके का क्या मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल का, G20 के बारे में प्रोपेगेशन हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम दिव्यांग लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। उसके अलावा कर्तव्य पथ के बारे में भी बातें की गई हैं। न्यू पाथ विल इंस्पायर सिटीजन, कर्तव्य पथ। चलिए आर्टिकल देखते हैं। दिव्य कला मेला जो पहली बार है कर्तव्य पथ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। 200 दिव्यांगजन 22 स्टेट से अपने स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे अक्रॉस कंट्री। आगे चलते हैं। दिव्य कला मेला क्या है? ये ग्रेट प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ दिव्यांग आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक देम सेल्फ रिलायंस इन द लाइव्स ऑफ दिव्यांगजन, यानी जो लोग अपाहिज हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है, उनको अपने हुनर के बारे में बताना है।
नोडल मिनिस्ट्री कौन है? सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसको अक्रॉस कंट्री मनाया जा रहा है और इसमें 4 फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसके अंतर्गत जो है NHFDC, NBCFDC, ये सारे क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो फाइनेंस स्कीम प्रोवाइड करते हैं आर्टिजन्स को वेरी एज अ चैनल पार्टनर्स। सो इस तरीके से हमारा दिव्य कला मेला कंप्लीट हुआ। टीम, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज मुझे बताइएगा आज के सेशन के बारे में कि आज का सेशन कैसा लगा, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा आपके कमेंट सेक्शन में। अभी तक के लिए इतना ही, और ये बाबा जी का ज्ञान जरूर आप याद रखिएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ग्रोथ जोन में जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।